नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। उत्तर प्रदेश में इन दिनों जो बहसें हैं उनमें दो बातें हैं। पहला ये कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव में जो हिंसा हुई है उसको लेकर है। लेकिन पिछले 2 दिनों से एक नई बहस आ गई है और वह है जनसंख्या नियंत्रण कानून। उत्तर प्रदेश सरकार ने, हालांकि अभी ऑफिशियली कोई घोषणा उस तरह से नहीं आई है, ना कहीं प्रपत्र दिखाई दे रहा है कि उसमें क्या है, लेकिन जो जानकारियां छन कर आ रही हैं उसके हिसाब से नया जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार लेकर आ रही है। यह एजेंडा पुराना है आरएसएस का। आरएसएस हमेशा से कहती रही है कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाना चाहिए, लेकिन जब भी वह कहती है कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाना चाहिए तो उसके जो परछाई में होते हैं वह मुसलमान होते हैं। बहुत सामान्य इस पूरे देश में एक वाइस वर्सा है कि बच्चे ज्यादा होने का मतलब है मुस्लिम। शायद यही वजह हो कि ये सरकार जो चुनावी साल है और खासकर योगी आदित्यनाथ खुद अपने आप में वो बचाते भी नहीं, शर्माते भी नहीं। देश उनको इस छवि के रूप में जानता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ। ऐसे में ये जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या कोई नया फसाद की जड़ बनने वाला है, सुधार की जड़ बनने वाला है, या कहीं पूरा चुनाव इसी बहस पर तो नहीं टल जाने वाला है? इन तमाम संभावनाओं पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन है। हम उनसे समझेंगे कि असल में जनसंख्या नियंत्रण कानून का पहला प्रयास नहीं है, इससे पहले भी एक प्रयास इमरजेंसी के वक्त में हुआ था। यह दूसरा बड़ा प्रयास जो कि दिखाई दे रहा है, असल में इसका सामाजिक और राजनीतिक महत्व क्या बनता है? प्रशांत जी, आपका स्वागत है जनज्वार में। और सबसे पहली बात यही कि क्या जरूरत पड़ी एकाएक कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश सरकार को, उसको चर्चा में लाना पड़? देखिए अजय जी, जनसंख्या जो है वो नियंत्रित होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनसंख्या का बढ़ना कोई बहुत बुरी बात भी नहीं है। अगर आप आधुनिक अर्थशास्त्र को देखेंगे तो ये बहुत बुरी बात भी नहीं, मैं आगे इसको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, बच्चे पैदा करना हम सब, हम और आप जो हमारे सुनने वाले हैं, हम किसी न किसी औरत की देह से पैदा हुए हैं। ये उसकी जो बच्चेदानी है, जो कोख है जिसको हम कहते हैं, ये औरत के शरीर का हिस्सा है। ये उसका फैसला होगा कि वो कितने बच्चे पैदा करे या नहीं करे। इसमें किसी सरकार का, और इस बात के लिए, इस अधिकार के लिए भारत का संविधान का अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 इसको तस्लीम करता है, इस बात को, इसका अधिकार देता है। व्यक्तिगत जीवन की जो आजादी है उसका अधिकार देता है कि कोई व्यक्ति कितने बच्चे पैदा करे। सरकार इसको तमाम तरीके से प्रोत्साहित कर सकती है कि बच्चे कम पैदा हो, लेकिन जोर जबरदस्ती संविधान की भावना के खिलाफ है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है। जी। तो अगर इतनी चीजों के खिलाफ है तो फिर योगी सरकार को क्या जरूरत आन पड़ी है, जबकि अभी सरकार का संकट कोविड से निपटने का है, स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल लचर हैं उत्तर प्रदेश में। तो एकाएक जनसंख्या नियंत्रण कानून से क्या बेरोजगारी का जो बड़ा आंदोलन है उससे बेरोजगार कम हो जाएंगे, या फिर अस्पतालों में भीड़ कम हो जाएगी? जनसंख्या नियंत्रण कानून से असर क्या पड़ना है जो चुनावी साल में लेकर आ रही है? देखिए, ये तो उसके पीछे की राजनीति और कारण क्या है वो योगी साहब जाने। लेकिन मेरा अंदाज इस फैसले से ये लगता है कि इनको कोई बहुत समझदार इनके सलाहकार नहीं है, और इनको भ्रम है कि जनसंख्या कम या ज्यादा कैसे होती है। जनसंख्या कम, जो फर्टिलिटी रेट कम करने का सीधा ताल्लुक है, वो दो चीजों से है। बहुत सीधा सीधा ताल्लुक दो चीजों से है, शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य सेवाएं। मैं उदाहरण देता हूं आपको केरल का। पूरे देश में जनसंख्या बढ़ने के देखिए तीन कारण होते हैं। फर्टिलिटी रेट बढ़ने या घटने के तीन कारण होते हैं। फर्टिलिटी रेट, विस्थापन यानी जनसंख्या, जो पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह जाए उससे जनसंख्या घटती बढ़ती है, और
जो है डेथ रेट यानी मोर्टेलिटी रेट, कितने लोग प्रति 1000 व्यक्ति में मर जाते हैं, उनकी औसत आयु कितनी है। इन 3 चीजों से, इन 3 आंकड़ों से आपको पता चलता है कि जनसंख्या कितनी बढ़ रही, घट रही है। मैं इन्हीं 2 आंकड़ों, 3 आंकड़ों के मद्देनजर आपको केरल से तुलना करता हूं उत्तर प्रदेश की। राष्ट्रीय जो फर्टिलिटी रेट है उसके हिसाब से जो मोर्टेलिटी रेट है, सॉरी, औसत आयु भारतीय पुरुष की आयु कम होती है, महिलाओं की ज्यादा होती है 2-1 साल। पुरुषों की औसत आयु 69 साल है। केरल में ये आयु 72 साल है। उत्तर प्रदेश में 64 साल है। यानी उत्तर प्रदेश में केरल से ज्यादा लोग मर रहे हैं एक उम्र आने के बाद। और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी जो पैदा होते के साथ जो बच्चे प्रति 1000 में मर जाते हैं बच्चे, जो शिशु मृत्यु दर है वो केरल में 9 है प्रति 1000 और उत्तर प्रदेश में 45 है। 9 और 45 बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा अंतर है। और तो इसका 2 सीधा मतलब है कि केरल में प्रति 1000 जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ज्यादा सरवाइव कर रहे हैं, 4 गुने से भी ज्यादा सरवाइव कर रहे हैं। और केरल की औसत आयु उत्तर प्रदेश से 5-6 साल ज्यादा है, 7 साल ज्यादा है। तो यानी केरल के दोनों आंकड़ों के बावजूद केरल का जनसंख्या स्तर उत्तर प्रदेश से कम है बढ़ोतरी का। यानी केरल में पॉपुलेशन की ग्रोथ कम है। उसका कारण क्या है? उसका कारण बड़ा सीधा है कि केरल में शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर उत्तर प्रदेश से कहीं ज्यादा है। तो आपको अगर जनसंख्या कम करनी है तो केरल का मॉडल अप्लाई कीजिए, शिक्षा सुधारिए, स्वास्थ्य सुधारिए, लोगों का जीवन स्तर बढ़ाइए। आप अपने आस ही पास देख लीजिए या अपने परिवार में देखिए। हमारे दादाजी 8 भाई बहन थे। योगी जी भी मेरे ख्याल से 5-6 भाई बहन है। 7 की जानकारी आ रही है। 7 की जानकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 भाई बहन है। तो पिछली जनरेशन में क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, पढ़ाई लिखाई नहीं थी, तो नहीं है, हम तो 2 भाई हैं अभी जमाने में। तो जैसे जैसे स्तर बढ़ता है शिक्षा का और लाइफस्टाइल ठीक होती है तो फर्टिलिटी रेट कम होता है। तो ये लेकिन योगी जी को शायद ये मालूम नहीं है कि जनसंख्या कैसे कम की जा सकती है। जी, लेकिन एक बात देखिए कि जिन बातों का आप सुझाव दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए फर्टिलिटी रेट कम करने के लिए अगर औसत आयु को भी बढ़ोतरी करनी है या मृत्यु दर कम करनी है बच्चों की, तो सब में सरकारों की पहल लगेगी, संसाधन लगेंगे, तौर तरीके लगेंगे, प्रबंधन लगेगा। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के बाद सरकार का कुछ तो लगना नहीं है बहुत ज्यादा। इससे जो पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है, या फिर आपसी बंटवारे हैं सामाजिक, ये 2 चीजें दिखाई दे रही है। मतलब हिंदू मुसलमान का बंटवारा, क्योंकि मैंने आपसे बातचीत में पहले भी कहा, क्यों आपको भी लगता है कि जनसंख्या बढ़ने का मतलब मुस्लिम, इस तरह की समाज में जो एक छवि है, इसको कहीं भुनाने की तो कोशिश नहीं है योगी सरकार की। मैं फिर इसमें भी करेक्शन कर दूं कि ये बड़ा भारी मिथ है। बिल्कुल, ये भ्रम है कि मुसलमानों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बीजेपी का, आरएसएस का, जिसकी शुरुआत आपने शुरू में की, देखिए इनका मुख्य एजेंडा मुसलमान की आड़ में मनुस्मृति को मजबूत करना है, सवर्ण का कंसोलिडेशन करना है। और इस फैसले के पीछे भी यही साजिश है, क्योंकि जो जो जनसंख्या में बढ़ोतरी का दर है यानी फर्टिलिटी रेट जिसको आप कह रहे हैं, वो दलित और ओबीसी और आदिवासियों में ज्यादा है बजाय कि सवर्ण हिंदुओं के। तो इस फैसले के जो भुक्तभोगी हैं
85% से भी ज्यादा बड़े भुक्तभोगी जो है वो हमारे पिछड़े समाज के लोग होंगे, क्योंकि उनके अंदर सदियों से शिक्षा से और स्वास्थ्य से और तमाम बातों से वंचित रखा गया। तो जो वंचित समाज के लोग हैं उनको सिस्टम से बाहर करने की साजिश है। आरक्षण को दूसरे कान से पकड़कर खत्म करने की साजिश है ये। और जहां तक मुसलमान की बात है, मुसलमान का फर्टिलिटी रेट उत्तर प्रदेश में आंकड़े उठा के देख लीजिए, 2011 के सेंसस के और उसके पहले के सेंसस के यानी 1971 के सेंसस के बाद के मुसलमानों का जो फर्टिलिटी रेट है वो सवर्ण हिंदुओं के बराबर है लगभग। जिस गति से हिंदू अपर कास्ट जो है सवर्ण हिंदू के जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसी अनुपात में मुसलमान के फर्टिलिटी रेट है या उनकी जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। जहां जनसंख्या की वृद्धि औसत से अधिक हो रही है वो वंचित समाज के लोग हैं, क्योंकि वहां पे शिक्षा नहीं पहुंचाई आपने, वहां पे स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं पहुंचाई, वहां रोजगार नहीं दिए, उनके जीवन को के स्तर को आपने ऊपर नहीं उठाया, तो वो वहां पे जनसंख्या की वृद्धि है। इस तरीके के कानून लाकर आप वंचित समाज के लोगों को और पीछे धकेलना चाहते हैं। ये बड़ी साजिश है इसके पीछे। लेकिन इसकी त्रासदी भी देखिए कि बहुतायत हिंदू समाज का हिस्सा इस बात को लेकर खुश है। मतलब किसी पार्टी ने मतलब अब तक इस रूप में ऐतराज नहीं जताया है कि इससे असल में हमला हमारे समाज पर होने वाला है, दलित और पिछड़ों पर। हालांकि सर्वे जो रिपोर्ट है वो 2011 की सेंसस की ये बताती है कि आदिवासियों की और दलितों की जो वृद्धि दर है वह मुस्लिमों से ज्यादा है, जो आप खुद भी कह रहे हैं। तो सवाल ये है सर कि भारत में यह छवि बनी तो बनी कैसे, और यह बहुत ताकतवर ढंग से बनी। मतलब जो उच्च मध्यवर्गीय समाज है, जो पढ़ा लिखा जिसको आप कहते हैं, हम कहते हैं, उसमें भी यही छवि बनी है। इसको बनाने में कौन लोग शामिल रहे और वो अब तक चल रहा है? अब देखिए, ये एक सवाल ऐसा है कि ये हमारे देश में राजनीतिक चेतना नहीं है, हमारे देश में अपने अधिकारों के प्रति चेतना नहीं है, और हम झूठ, फरेब और व्हाट्सएप और इस तरीके के चीजों पे विश्वास करके अपना ही नुकसान करते हैं। आप देखिए कि कोविड के समय में भी पढ़े लिखे लोगों ने जो है वो तमाम ऐसे नुस्खे अख्तियार कर लिए जो जीवन पे बनाई उनकी। मैंने सुना कई लोगों की मौतें हो गई इस तरीके के टोने टटके और गैर साइंटिफिक इलाज के जरिए। तो ये हमारे देश की, मतलब आप क्या कहें कि दुर्भाग्य है कि आज की तारीख में जब इंटरनेट पेनिट्रेशन इतना बढ़ गया है, मोबाइल फोन सबके पास है, हिंदी में भी गूगल सर्च आप करके बहुत सी चीजें पता कर सकते हैं। जो मैं आपसे बातें कह रहा हूँ वो मैंने भी तो इंटरनेट के जरिए ही पढ़ी है कहीं, है कि अगर मैं केरल की तुलना कर रहा हूँ और ऐसी तुलना कर रहा हूँ, मुसलमानों के फर्टिलिटी रेट के परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, तो ये मैंने भी तो पढ़ा ही है ना। तो जिसको भी देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने भी यही कहा था कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, शिक्षित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तो आप अपने आप को कैसे बचा पाएंगे शोषण से। तो जो भी मेरा उस समाज से खासकर निवेदन है और उनको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि जो वंचित समाज के लोग हैं, जिनको सदियों से हाशिए पे रखा गया, शिक्षा लेने गए तो अंगूठा काट दिया गया, तो वो समाज के लोग इसको बहुत ही गंभीरता से देखें। अपने समाज में जो लोग पढ़ लिख गए हैं, जिनके पास ये इंटरनेट का एक्सेस, उनसे पूछें मुझे, क्योंकि ये जो नई साजिश है कि मुसलमान को आड़ में रखकर व्हाट्सएप के जरिए, अफवाहों के जरिए भ्रम फैलाकर इसी तरीके से जो आरक्षण जो कि ठीक तरीके से लागू भी नहीं उत्तर प्रदेश में, उसको भी खत्म कर दें, और ये शोषित और वंचित समाज के लोग जो सरकारी नौकरियों में
आरक्षण के जरिए थोड़े बहुत आ भी गए हैं उनको भी बाहर करें, ये साजिश है। जी, शुक्रिया बातचीत के लिए प्रशांत जी। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे प्रशांत टंडन, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारी बातचीत थी जनसंख्या नियंत्रण कानून 2021 और 30। उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसा कानून लेकर आ रही है जिसमें 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर वह सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर सकती है, जनप्रतिनिधियों को बर्खास्त कर सकती है, और यहाँ तक कि 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले आम इंसानों को सरकारी सुविधाओं से वंचित कर सकती है। ये हालांकि भारत में और भी जगहों पर ऐसे कानूनों का प्रयास हुआ, लेकिन सबसे घातक इसमें ये है कि ये सारे कानूनों की जो छवि प्रस्तुत की गई है वो ऐसे प्रस्तुत की जा रही है हिंदू समाज में जैसे इससे सिर्फ मुस्लिमों का, अल्पसंख्यकों का कुछ बनना बिगड़ना है। हालांकि पूरी दुनिया भर में चीन की जनसंख्या नियंत्रण कानून की आलोचना होती रही है, और वह खुद चीन अब इस समय पछताने की मुद्रा में है। वह फिर से एक बार वापस से अपने कानूनों को खत्म कर रहा है। शुक्रिया बातचीत।